होगी बिहार में फेल कानून व्यवस्था पर घिरी नीतीश सरकार की। फडणवीस के मंत्री को लेकर कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र में हो रहे बवाल की देखेंगे कैसे केंद्रीय मंत्री गडकरी के बयान से बढ़ी मोदी की मुश्किलें। पाकिस्तान में एक और आतंकी हमले को जानेंगे क्यों आरोपों से घिरे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह। और बुलेटिन के आखिर में बात झारखंड में बीजेपी की बढ़ी चिंता की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधान अशोक गुप्ता पंचायत भीरा जनपद खीरी से समस्त ग्राम वासियों, क्षेत्रवासियों, देशवासियों को होली, रमजान, ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अशोक गुप्ता प्रधान ने कहा, होली, रमजान, ईद का त्योहार हमारे जीवन में प्रेरणा और खुशी लेकर आता है। इसी के साथ समस्त जिला पंचायत सदस्यों, नागरिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं क्षेत्र की जनता को उत्तर प्रदेश, भारत के कोने कोने में निवास करने वाले प्रत्येक भाइयों बहनों को तहे दिल से होली, रमजान, ईद के ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देते हुए कहा, भाईचारे की दुनिया, अपनों का प्यार, गालों पर गुलाल और पानी की बौछार, सुख, समृद्धि और सफलता का हाथ, मुबारक हो आपको प्यार मिलन का त्योहार। किसी को रंगना हो तो मन के अच्छे विचारों से उसे रंग दो और उसके अच्छे विचारों से स्वयं को रंग लो, क्योंकि कृत्रिम होली केवल आपका रूप बदल सकती है, आपका मन नहीं। नफरत की होली को जलाओ, नफरत की होली को जलाओ और प्रेम का रंग बरसाओ। बिहार में बड़ी चुनावी सरगर्मियां। कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चंपारण से हुई शुरू। कन्हैया कुमार ने इसे महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से बताया प्रेरित। सपा सांसद डिंपल यादव का बड़ा बयान, कहा यूपी में पूरी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही हैं। दिल्ली में जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल, 17 मार्च को वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। यमन में हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी सैन्य हमले के बाद ईरान की चेतावनी, किसी भी हमले का देंगे पूरी ताकत के साथ जवाब। अमेरिका ने हुती विद्रोहियों का समर्थन तुरंत बंद करने की दी थी धमकी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में 2 पुलिस अधिकारियों पर हमला हुआ और अब एक और मामला सामने आया है, जिसकी वजह से नीतीश सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में पुलिस पर हो रहे हमलों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष लगातार बिहार की लचर कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है। 2 दिन पहले अररिया और मुंगेर से भीड़ के हमले में 2 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबरें आई और ये हमला यहीं नहीं रुका। अब भागलपुर में भी ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को खरी खोटी सुनाई है। तेजस्वी ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा कि भागलपुर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल, शेष पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे। विगत 3 दिनों में 2 एएसआई की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री अचेत है, उनसे गृह विभाग भी नहीं संभल रहा है। 20 साल से इनकी सरकार है, अब इस ध्वस्त कानून व्यवस्था का दोष किसे देंगे? नीतीश कुमार के कार्यकाल में सर्वाधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की जान गई है। उन्होंने आगे कहा कि इनके 20 सालों में 60,000 से ज्यादा नागरिकों की जान गई है। ये वो आंकड़े हैं जो एनसीआरबी की तरफ से रिपोर्टेड हैं। कितने दिन अखबारों और गोदी मीडिया को विज्ञापन नहीं देने के नाम पर डराकर इस राक्षस राज को छुपाते रहेंगे? जिनके भाई, बेटे और पिता गुजरे हैं, उनसे उनका दर्द पूछिए। इन घटनाओं को लेकर बिहार सरकार की काफी किरकिरी हो रही है, लेकिन बिहार के हालात सुधरते नहीं दिख रहे। इन घटनाओं को लेकर बिहार की एनडीए सरकार की काफी किरकिरी हो रही है, तो महाराष्ट्र में धनंजय मुंडे के बाद एनडीए सरकार के एक और मंत्री सरकार की किरकिरी कराते दिख रहे हैं। एनसीपी विधायक और मंत्री माणिक राव कोकाटे के मंत्री पद के साथ ही विधानसभा की सदस्यता भी संकट में दिख रही है। कोकाटे को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर बाद में नासिक सेशन कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सेशन कोर्ट का पूरा फैसला सामने आ गया है, जिससे राज्य में सियासी पारा हाई हो गया है। तो क्या है कोर्ट के फैसले में, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री माणिक राव कोकाटे मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। फर्जी कागजात की मदद से सरकारी फ्लैट हासिल करने का उन पर आरोप है। इस मामले में उन्हें जिला कोर्ट ने 2 साल की जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जिला कोर्ट के फैसले के बाद कोकाटे की विधायकी संकट में आ गई थी, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के तहत अगर किसी नेता को 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है और साथ ही वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता।
वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं रह सकता। कोकाटे अकोला जिले के संरक्षक मंत्री भी हैं। ऐसे में अगर ये सजा बरकरार रहती है तो कोकाटे का मंत्री पद के साथ विधानसभा की सदस्यता भी चली जाती। लेकिन सेशन कोर्ट ने कोकाटे की सजा पर रोक लगा दी। नासिक सेशन कोर्ट ने कोकाटे को राहत देते हुए कहा कि अगर कोकाटे की 2 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा जाता है तो उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी और फिर से चुनाव कराने होंगे। इससे सरकार का पैसा खर्च होगा जो वास्तव में जनता का है। अगर बाद में कोकाटे की अपील सफल होती है तो भी उनकी विधायक और मंत्री पद की बहाली संभव नहीं होगी, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान होगा। कोर्ट ने ये टिप्पणियां करते हुए सजा पर रोक लगा दी, जिससे कोकाटे की विधायकी और मंत्री पद दोनों ही बच गए। लेकिन सेशन कोर्ट की टिप्पणियों से विपक्ष का गुस्सा भड़क उठा है। विधानसभा में कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कोर्ट की ये दलील हास्यास्पद है कि सजा सुनाने से चुनावी खर्च बढ़ेंगे, इसलिए कोकाटे को स्टे दिया गया है। कोर्ट अगर इस तरह की दलील देगा तो लोग न्याय के लिए किसके पास जाएंगे? अगर कोई शख्स किसी की जान ले लेता है तो भी कोर्ट इस तरह का कोई तर्क देगा क्या? किसी ने भी अपराध किया है तो उसे सजा जरूर होनी चाहिए। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से विधायक रोहित पवार ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रोहित पवार ने कहा कि नासिक सेशन कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावी खर्च देखने का काम अदालत का नहीं है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि वो इस मामले का संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। कोकाटे की सजा पर रोक लगाने का कोर्ट का ये फैसला विवादों से घिर गया है, तो चर्चा में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी का बयान भी है। वो अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जो मोदी के लिए मुसीबत बनते हैं। मोदी देश में हिंदू मुस्लिम राजनीति का नैरेटिव बनाने में जुटे हैं, वहीं गडकरी ने ठीक इसके विपरीत बयान दिया है। तो इस बार किस तरह गडकरी ने फंसा दिया मोदी को, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। अब उनका एक और बयान आया है जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यकों पर बड़ी बात कही, साथ ही जाति की राजनीति पर कहा कि वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे, फिर चाहे वो चुनाव में हार क्यों न जाए या फिर उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़े, लेकिन कभी भी समझौता नहीं करेंगे। गडकरी ये भी कहते नजर आए कि जो करेगा जात की बात उसके मारूंगा कस के लात। तो सुनिए क्या कुछ कहा नितिन गडकरी ने। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मतलब जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। बता दें कि नितिन गडकरी शनिवार यानी 15 मार्च को नागपुर में एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय की शिक्षा पर जोर देते हुए पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भी याद किया। गडकरी ने कहा कि मुस्लिम समाज में 5 ही धंधे सबसे लोकप्रिय हुए हैं: चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी की दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। अगर मुस्लिम समुदाय से ज्यादा इंजीनियर, आईपीएस और आईएएस अधिकारी आएंगे तो सभी प्रगति करेंगे। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी जात, संप्रदाय, धर्म, भाषा या लिंग से नहीं जाना जाता, केवल अपने गुणों से जाना जाता है। इसलिए हम जात, संप्रदाय, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। मैं तो राजनीति में हूं और यहाँ ये सब चलता रहता है, लेकिन मैं इससे इनकार करता हूं। जिसको वोट देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। अब गडकरी के ऐसे बयान से मोदी की मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि उनके नेतृत्व में बीजेपी धर्म और जाति के आधार पर ही वोट बैंक तैयार करती है। केंद्रीय मंत्री के बयान ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो पाकिस्तान की शहबाज सरकार की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक मामले में पहले से उनकी दुनिया भर में किरकिरी हो रही थी। इस घटना के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए का हाथ बताया गया, और अब बीएलए ने पाकिस्तान की सेना पर एक और बड़ा हमला किया है। इस बार पाकिस्तानी सेना का काफिला निशाना बनाया गया। तो हमले में कितने सैनिकों की गई जान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर जबरदस्त हमला किया है। ये हमला क्वेटा से 150 किलोमीटर दूर नोशकी में हुआ। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन तैनात कर दिए हैं। इस हमले को लेकर बीएलए और पाकिस्तान की सरकार के अलग अलग दावे हैं। हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी सेना का काफिला शनिवार को क्वेटा से ताफ्तान जा रहा था। इस काफिले में सेना की 8 बसें थी जिन पर हमला किया गया। इसके लिए आईईडी से लदे एक वाहन का इस्तेमाल किया गया और उसकी टक्कर सेना के काफिले की एक बस से करा दी गई। नोशकी स्टेशन के एसएचओ जफरुल्लाह सुलेमानी ने भी इसे आत्मघाती हमला बताया है, जिसमें हमलावर ने विस्फोटक से भरे वाहन की टक्कर सेना के काफिले की बस से कराई। उन्होंने बताया कि घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले को लेकर बीएलए की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें उसने हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएलए ने कहा कि बीएलए की फिदायीन यूनिट द मजीद ब्रिगेड ने नोशकी में आरसीडी हाईवे पर पाकिस्तानी सेना पर हमला किया है। सबसे पहले सेना की एक बस को निशाना बनाया गया। इस हमले के तुरंत बाद बीएलए की फतेह स्क्वाड ने सेना की दूसरी बस को पूरी तरह से घेर लिया और उसमें सवार सेना के सभी सैनिकों को मार गिराया। इस तरह हमने पाकिस्तानी सेना के 90 जवानों को ढेर कर दिया। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए हमले के बाद पूरे एरिया में इमरजेंसी लगा दी गई है। बीएलए के दावे को पाकिस्तान ने खारिज किया है। हमले की बात जरूर कबूल की गई है, लेकिन सिर्फ 7 सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई। हमले को लेकर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने कहा कि बलूचिस्तान की शांति से खेलने वालों का खात्मा बहुत बुरा होगा। ये कायराना हमले हमारे हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। हर कीमत पर हम शांति को कायम करेंगे। ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी विद्रोही नहीं मारा जाता। बता दें कि 5 दिन पहले ही बीएलए ने एक पैसेंजर ट्रेन का अपहरण कर लिया था। बीएलए ने दावा किया था कि उसने सभी 214 बंधकों की जान ले ली है, जबकि पाकिस्तानी सेना ने कहा था कि उसके सिर्फ 28 सैनिकों की जान गई है। पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक हमलों की खबर आ रही है, जिन्हें लेकर शहबाज सरकार सवालों से घिर गई है। इस बीच यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद की रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था और अब एएसआई की टीम फिर से संभल पहुंच गई है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई टीम की निगरानी में रंगाई पुताई की जा रही है। मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए एएसआई की टीम अपने साथ मजदूर लेकर आई है। पहले सफेद रंग से पुताई हो रही है। मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद हैं। शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा कि मस्जिद की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। 9 से 10 मजदूर पुताई के काम में लगे हैं। सोमवार को और मजदूर बढ़ा दिए जाएंगे। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पुताई का काम किया जा रहा है। अभी मस्जिद की बाहरी दीवारों पर पुताई का काम किया जा रहा है। मजदूरों को दिल्ली से लाया गया है और पुताई के लिए 7 दिन का समय मिला है। बता दें कि हाल के दिनों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी को मस्जिद की बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई करने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये आदेश दिया था कि रंगाई पुताई सिर्फ मस्जिद की बाहरी दीवारों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा था कि बाहरी दीवारों पर लाइटिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन ये काम किसी भी ढांचे को नुकसान पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी ने ये याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने रंगाई पुताई कराने की इजाजत मांगी थी। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद ने देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मोदी सरकार पर विभाजनकारी नीति अपनाने के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिस पर हंगामा मचना तय है। तो क्या आरोप लगाए गए हैं पीएम और शाह पर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुखपत्र में लिखा गया कि मोदी शाह का राज एक दिन जाएगा, लेकिन जाते जाते वो देश को टुकड़ों में बांट कर जाएंगे। सामना में लिखा गया है कि पिछले 10 सालों में भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। यह माहौल बंटवारे जैसा है, जैसे शिवाजी के इतिहास को बदलना और हिंदू मुसलमानों के लिए अलग दुकानों की मांग करना। ये सब एक सोची समझी मूर्खता है जो भारत को हिंदू पाकिस्तान की ओर धकेल रही है। सामना में आगे लिखा गया है कि देश में आज जो सांप्रदायिक और धार्मिक नफरत बढ़ी है, वो बंटवारे से पहले भी इसी तरह दिखाई दे रही थी। आज यहाँ के कुछ हिंदू नेता जिन्ना की भूमिका में आ गए हैं। ये देश के लिए खतरनाक है। संजय राउत ने अपने लेख में यहाँ तक लिखा है कि भारत में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए हैं। विपक्ष बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता रहा है। हाल ही में रमजान का जुमा और होली एक ही दिन पड़े थे, जिसके लिए बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुसलमानों को
होली के दिन घर में ही रहने की हिदायत दी थी, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था और अब सामना में छपा ले किसी की तरफ इशारा करता दिख रहा है। ऐसे में हंगामा मचना तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात झारखंड में बीजेपी की बढ़ी चिंता की। तो झारखंड की राजनीति में इस बात की अटकलें तेज है कि सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन जल्दी ही जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। जेएमएम को लेकर सीता सोरेन के बदले रुख को देखते हुए इस तरह की चर्चाएं पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब इन्हें और बल मिल गया है। तो क्या बीजेपी छोड़ जेएमएम में लौट रही हैं सीता सोरेन? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी नेता सीता सोरेन जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में बाहा पूजा हुई, जहां एक और इस पूजा में खुद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे तो वहीं उनकी भाभी सीता सोरेन भी पहुंची। इस पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों नेताओं की मौजूदगी ने सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी की अटकलों को तेज कर दिया। बता दें कि सीता सोरेन करीब 1 साल से बीजेपी में हैं और पिछले कई महीनों से हेमंत सोरेन के किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने नेमरा नहीं आई थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद से वो लगातार हेमंत सोरेन और जेएमएम पर हमलावर रही हैं। लेकिन कुछ दिन पहले धनबाद में एक शादी समारोह में उन्होंने हेमंत सरकार की तारीफ की थी। इसलिए अब माना जा रहा है कि सीता सोरेन बहुत जल्द जेएमएम में वापसी कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि सीता सोरेन क्या वाकई जेएमएम में वापसी करेंगी? बताते चलें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर सीता सोरेन जेएमएम में वापस आती हैं, तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। खासकर महिला वोट बैंक पर इसका सकारात्मक असर पड़ सकता है। वहीं बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। अब आने वाले दिनों में सीता सोरेन क्या फैसला लेती हैं, ये देखना होगा। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबर।